मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक जमानत पर चल रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अंदर जाने का वक्त लगता है करीब आ गया है। इसलिए ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल यंग इंडिया की 751 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। एजेएल की संपत्ति की कुल कीमत 661 करोड़ 69 लाख रुपए है। ये कार्रवाई दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में की गई। यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90 करोड़ 21 लाख रुपए है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई और जिस तरह ईडी या सीबीआई की हर कार्रवाई को सियासी दल राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हैं, ठीक उसी तरह कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इन चुनावों से इसे जोड़कर कहा कि बीजेपी ने चुनाव में संभावित हार के बदले ये कार्रवाई की है। लेकिन इतना कह देने से कांग्रेस की मुश्किलें खत्म नहीं होती, क्योंकि मामले में सोनिया और राहुल गांधी सीधे तौर पर इस मामले में लाभार्थी हैं और अब दोनों पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। ईडी राहुल गांधी से पहले पूछताछ कर चुकी है, लेकिन राहुल और सोनिया दोनों ने इस पूरे मामले के लिए मोतीलाल वोरा को जिम्मेदार बता दिया, जिनका निधन हो चुका है। ईडी ने 2014 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर एजेएल और यंग इंडिया के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। जांच में पाया गया कि इस मामले से जुड़े आरोपियों ने मेसर्स यंग इंडिया के जरिए एजेएल की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। आरोप है कि मेसर्स एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए सरकार द्वारा भारत के विभिन्न शहरों में रियायती दर पर जमीन दी गई। एजेएल ने 2008 में अपना प्रकाशन कार्य बंद कर दिया और संपत्तियों को किराए पर देकर मोटा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। जांच में पाया गया कि एजेएल को 90 करोड़ 21 लाख रुपए का कर्ज कांग्रेस को वापस करना है, लेकिन यह खेल हुआ कि कांग्रेस ने इसी कर्ज को माफ कर दिया। मतलब चंदे से चलने वाली राजनीतिक पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी को मुफ्त में इतनी बड़ी रकम दे दी। और सबसे बड़ा खेल यह हुआ कि एजेएल को साजिशन एक नई कंपनी मेसर्स यंग इंडियन को महज 50 लाख रुपए में बेच दिया गया। बेचने और खरीदने वाले दोनों कांग्रेस के ही लोग थे। जब यह पूरा खेल हो गया तो फिर यंग इंडिया के शेयर गांधी परिवार और उनके करीबियों को दे दिए गए, यानी एजेएल की अरबों की प्रॉपर्टी सीधे सीधे गांधी परिवार ने कब्जा ली और उनके मालिक बन बैठे। हालांकि इससे पहले एजेएल ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई और रेजोल्यूशन पास किया, जिसके बाद एजेएल में 1000 से अधिक शेयरधारकों की शेयरधारिता घटकर मात्र 1% रह गई और एजेएल यंग इंडिया की सहायक कंपनी बन गई। यंग इंडिया ने एजेएल की संपत्तियों पर भी कब्जा कर लिया और इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोहरा और सुमन दुबे आरोपी हैं। ईडी इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी कर चुकी है। ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली में हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन कार्यालय को सील कर दिया था। कार्यालय के बाहर रखे गए आदेश में लिखा गया कि एजेंसी के पूर्व अनुमति के बिना परिसर नहीं खोला जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में दिल्ली में 12 जगहों पर छापेमारी के एक दिन बाद यह कार्रवाई की थी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया और साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड के एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहले लूट मचाकर दिल्ली जल बोर्ड को कंगाल कर दिया और अब दिल्ली जल बोर्ड चाहता है कि दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का खर्च भी सरकार दे, क्योंकि कंगाल जल बोर्ड के पास इसके लिए भी फंड नहीं है। दिल्ली के वित्त मंत्री भी आतिशी मारलेना है और जल विभाग की भी, लेकिन जब वित्त सचिव ने आतिशी की फरमाइशों को पूरा करने से इनकार कर दिया तो आतिशी ने दिल्ली में यह कहकर पैनिक फैला दिया कि अब पीने का पानी नहीं मिलेगा, दिल्ली वालों नालियां बजाएंगी, महामारी फैलेगी। ये भाषा किसी मंत्री की तो नहीं हो सकती। मंत्री की जिम्मेदारी जनता की मुश्किलों को कम करने की होती है, ना कि उसे बढ़ाने की, डराने की। आतिशी के आरोपों को दिल्ली जल बोर्ड भी सही नहीं मानती और बोर्ड के एक अधिकारी का कहना है कि शहर में मौजूदा समय में पानी की आपूर्ति का कोई संकट नहीं है। मतलब आतिशी जो दावे कर रही हैं वो घटिया हरकत है। जिसके बाद वित्त सचिव आशीष वर्मा ने सामने आकर आतिशी मरलेना की घटिया सियासत का भांडा फोड़ा। वित्त सचिव ने कहा कि यह दावा करना गलत है, शहर में पानी की आपूर्ति या सीवरेज ट्रीटमेंट रुक जाएगा, फंड जमीन पर हुई प्रगति के आधार पर जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि 1598 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को जून में ही जारी किए जा चुके हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कि फंड का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, काम की प्रगति के सबूत और जियो टैगिंग के आधार पर आगे की धनराशि जारी की जाएगी। वर्मा ने कहा
मूल काम का प्रबंधन डीजेबी के अपने कर्मचारी करते हैं और निकट भविष्य में रुकने की संभावना नहीं है। पानी की आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डीजेपी की अपनी जिम्मेदारी है। ये कहना गलत है कि पानी की आपूर्ति या सीवेज ट्रीटमेंट रुक जाएगा। पिछले दशक में एमसीडी को भी ऐसे ही वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ठेकेदारों के पेमेंट में देरी, वेतन और विकास कार्यों में देरी हुई। वर्मा ने कहा कि सरकार सैलरी, रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा नहीं देती है। ये खर्च डीजेपी के अपने स्वायत्त से चलाया जाता है। सरकार लोन और ग्रांट केवल नए काम के लिए देती है और फंड जमीन पर हुए प्रगति के आधार पर दिया जाएगा। एलजी सचिवालय ने आतिशी के लेटर पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी। दिल्ली जल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फंड में देरी का असर विकास, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने, यमुना सफाई और सीवर पानी की सप्लाई, नई पाइपलाइंस बिछाने या बदलने जैसे कामों के लिए हो सकता है। 21 नवंबर को लिखे अपने लेटर में जल मंत्री ने कहा कि दिल्ली के वित्त विभाग ने ये फंड भी जारी करने से इनकार कर दिया जो सरकार 2023-24 के बजट में आवंटित कर चुकी है और दिल्ली विधानसभा ने इसे पास किया है। आतिशी ने कहा कि ये सामान्य शासन प्रक्रिया है और पहले कभी वित्त विभाग ने सहायता अनुदान और लोन की किस्त जारी किए जाने पर रोक लगाने के लिए इतने सवाल नहीं उठाए। दिल्ली जल बोर्ड के 8 नवंबर के एक नोट के मुताबिक 2023-24 के बजट में 4,839 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए थे और मई 2023 में 1,598 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई थी। दस्तावेज के मुताबिक 31 अक्टूबर तक 910 करोड़ रुपए की डिमांड पेंडिंग है, लेकिन इसे जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि पर्याप्त फंड्स उपलब्ध नहीं हैं। शेड्यूल के मुताबिक दूसरी किस्त अक्टूबर में आनी है और अन्य दस्तावेजों के साथ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट डीजेबी ने 12 सितंबर 2023 को भेज दिया था। नोट में कहा गया कि डिपार्टमेंट को कामों का ब्यौरा और पहली किस्त के फंड इस्तेमाल की जानकारी मांगी गई थी और अधिकतर का जवाब दिया जा चुका है। कांग्रेस से अपमानित होकर निकले कपिल सिब्बल का दिल आज भी गांधी परिवार के लिए धड़कता है। इसलिए जैसे ही ईडी ने यंग इंडिया लिमिटेड की प्रॉपर्टी जब्त की, कपिल सिब्बल सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से बैटिंग करने लगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो तर्क दिए वो हैरान करने वाले हैं। कपिल सिब्बल ने जो कुछ कहा उसका लब्बो-लुआब ये है, बैंकों का धन लेकर विजय माल्या नहीं, उनकी कंपनी भागी, क्योंकि माल्या ने कर्ज किसी कंपनी के नाम पर ही तो लिया। किसी भी कंपनी का कोई मालिक नहीं होता, सबका शेयर धारक होता है। ये तो सभी जानते हैं और ये भी कि जिसके पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर होते हैं, कंपनी को चलाने से लेकर उसकी नीतियां तय करने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है और वही कंपनी की हर चीज के लिए जिम्मेदार भी होता है। लेकिन इस मामले में कपिल सिब्बल कहते हैं कि ईडी को पता होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। ईडी तो वकीलों के इशारे पर चलती है। यंग इंडियन का कहना है कि उन्होंने सारे एजेएल के 99% शेयर ले लिए हैं, लेकिन वो एजेएल की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए, जबकि कानून के आधार पर यह गलत है। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर ले लेता हूं तो क्या मैं उस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा? शेयर धारक तो शेयर धारक होता है, प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, शेयर धारक मालिक नहीं बनते। उन्होंने कहा कि यह कहना है कि एजेएल के मालिक यंग इंडियन बन गए तो कानून के आधार पर गलत है। दूसरी बात तो ये कि ना तो यंग इंडियन ने कहा कि घोटाला हुआ और ना ही एजेएल ने, तो किसके साथ धोखा हुआ? किस पर विश्वास का उल्लंघन हुआ? हमें बताएं, कौन सा कानून कहता है कि शेयरधारक संपत्ति के मालिक बन जाते हैं? मतलब कि अधिग्रहण करने के बावजूद यंग इंडियन एजेएल का स्वामित्व नहीं रखता, और जब ये स्वामित्व नहीं रखता तो यंग इंडियन के सबसे बड़े हिस्सेदार राहुल गांधी और सोनिया गांधी का तो सवाल ही नहीं। मतलब कि कपिल सिब्बल ने अपने हिसाब से उल्टे सीधे तर्क देकर गांधी परिवार को क्लीन चिट दे दी। ईडी के इस एक्शन के बाद शिवसेना यूबीडी के संजय राउत ने कहा कि चुनाव चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, भाजपा के नेताओं पर भी कई मामले हैं, लेकिन उनकी संपत्ति जब्त नहीं होगी। जो लोग आपकी वॉशिंग मशीन में आएंगे उनकी संपत्ति बच जाएगी। नेशनल हेराल्ड मामला एक राजनीतिक मामला है। भाजपा हमारी आवाज दबाना चाहती है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि भाजपा जानती है कि वो 5 राज्यों में चुनाव हारने वाली है। उन्हें पता है कि लोगों ने उन्हें दिल और दिमाग से निकाल दिया है। नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी संपत्तियां पूरे देश में कांग्रेस की पार्टी कार्यकर्ताओं के पैसे से बनी है। ये गांधी परिवार की संपत्ति नहीं है। इन लोगों ने हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी को परेशान भी किया है और अब ये सिद्ध हो चुका है कि इन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन दिल्ली में सत्ता में बैठे भाजपा नेता इसे गांधी परिवार की संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के नेता रविशंकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से
से कहती है कि उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। सबसे पहले उन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन को अपने परिवार के लिए अपनाया, उसी आधार पर परिवार की बादशाहत शुरू हुई। नेशनल हेराल्ड की पूरी कहानी कहती है कि यह परिवार न केवल स्वतंत्रता आंदोलन और पार्टी की विरासत को नियंत्रित करता है, बल्कि संपत्ति की विरासत को भी नियंत्रित करता है और इसे अपनी निजी संपत्ति बनाता है। दूसरा, आंदोलन से जुड़े अखबार, शेयर की संपत्ति। भारत के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी शर्मनाक गिरावट है। मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अब कांग्रेस पार्टी कितना लोकलाज समझती है और पालन करती है, ये देश हमेशा समझता है। शराब घोटाला में पकड़े गए मनीष सिसोदिया और उसके वकील नहीं चाहते कि मामले का ट्रायल जल्द शुरू हो। वजह यह कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सिसोदिया को यह लगे कि जांच एजेंसियां ट्रायल शुरू करने में लेट करती हैं तो 3 महीने बाद वे जमानत की अर्जी दे सकते हैं। तब कोर्ट मेरिट के आधार पर फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ट्रायल शुरू करने और 6 महीने से 8 महीने में उसे पूरा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की इसी बात को सिसोदिया के वकीलों ने गांठ बांध कर रख लिया। ट्रायल शुरू होने का काम अड़ंगा डालने लगा। पहले तो सिसोदिया के वकीलों ने तारीख पर तारीख ली, फिर कहना शुरू किया कि हमें चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले, और जब सारे दस्तावेज दे दिए गए तो कहने लगे ये दस्तावेज तो पेजिनेटेड नहीं है। मतलब कि ये सारे बहाने सिर्फ ट्रायल को टालने और सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने के हथकंडे हैं, जिन्हें सिसोदिया के वकील कोर्ट में जमकर आजमा रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों के वकील ने सीबीआई द्वारा दिए गए दस्तावेजों पर सवाल उठाया। आरोपियों के वकील ने कहा कि सीबीआई द्वारा दिए गए दस्तावेज पर सही तरीके से पेज क्रमांक नहीं है। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि हर तारीख पर मिसिंग दस्तावेजों को लेकर कोई न कोई आवेदन दाखिल कर दिया जाता है, ये सब बंद होना चाहिए। सीबीआई ने कहा कि आरोपियों के वकील की तरफ से ट्रायल में देरी की जा रही है। आरोपियों के वकील ने कहा कि हमको बिना पेजिनेशन के दस्तावेज दिए गए हैं। हजारों पेज के दस्तावेज हैं। बिना पेजिनेशन के दस्तावेज से हमको उनकी जांच करने में दिक्कत होती है। आरोपियों के वकील ने कहा कि दस्तावेजों को पेजिनेटेड कॉपी दी जाए। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि पहले किसी भी आरोपी की तरफ से दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की मांग नहीं की गई। आरोपियों के वकील ने कहा कि ईडी की वजह से ट्रायल में देरी हो रही है। हम ट्रायल में देरी नहीं कर रहे हैं। हमारी अर्जियों पर ईडी 3 महीने से जवाब दाखिल नहीं कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया कि अमनदीप ढल की स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अंतरिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, मगर अमनदीप ढल की नियमित जमानत को अर्जी अभी कोर्ट में लंबित है। ईडी ने कहा कि सभी जरूरी दस्तावेज पहले से ही सभी आरोपियों को मेल पर दिए जा चुके हैं। सभी ओरिजिनल दस्तावेज स्कैन करके भी दिए गए हैं। कुछ आरोपियों की तरफ से कहा गया कि ईडी द्वारा दस्तावेज हमको आज ही मेल पर मिले, अभी उन दस्तावेजों की जांच करनी है। आरोपियों के वकील को अपना ईमेल आईडी बताने को भी कोर्ट ने कहा। मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी। दोनों मामलों में सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाईकोर्ट के साथ साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालांकि जून में उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। न्यायिक हिरासत में दोनों हैं और ईडी 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान में चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मिट्टी पलीद कर दी। राज्य में कांग्रेस की हालत पहले से ही नाजुक है और चुनाव आयोग के आदेश के बाद तो पूरी पार्टी में ही खलबली मच गई। असल में कांग्रेस चुनाव प्रचार में फर्जीवाड़ा कर रही थी, जो सीधे सीधे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। कांग्रेस ने अपनी गारंटियों की लिस्ट जारी ही नहीं की, बल्कि उन गारंटियों पर लोगों की राय भी जानने की कोशिश की। कांग्रेस ने मिस्ड कॉल के जरिए ये सब करने के लिए लोगों को कहा, जिससे राज्य के मतदाताओं में भ्रम फैलने लगा। कांग्रेस की तरफ से जारी मिस्ड कॉल विज्ञापन के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के इस मामले की राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता सूर्य प्रताप सिंह राजावत और चंदन आहूजा ने चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। दोनों अधिवक्ताओं ने मिस्ड कॉल विज्ञापन से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित दस्तावेज राजस्थान निर्वाचन आयोग के सीईओ प्रवीण गुप्ता के समक्ष पेश कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। उसके बाद यह आदेश जारी हुआ है। अधिवक्ता सूर्य प्रताप सिंह राजावत की ओर से कांग्रेस के चुनाव विज्ञापन में 7 गारंटीज के विज्ञापन के विरुद्ध सीईओ प्रवीण गुप्ता, अध्यक्ष स्टेट लेवल मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग समिति के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इसमें यह बताया कि यह विज्ञापन सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में आता है। ये एक प्रकार का भ्रमित करने वाला विज्ञापन है और उसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने इसे रोकने का निर्देश जारी किया।
निर्वाचन विभाग के विशेषाधिकारी सुरेश चंद्र ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और महासचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जयपुर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से क्रमांक 491 MCMC 2014 दिनांक 24 मार्च 2014 के द्वारा समस्त राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थी को ये निर्देशित किया जाता है कि कोई भी विज्ञापन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित किया जाना प्रस्तावित है का पूर्व अधिप्रमाणन आवश्यक है। बिना अधिप्रमाणन के ऑडियो संदेश प्रसारित करना भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है। उन्होंने ऑडियो संदेश के प्रसारण को तुरंत प्रभाव से रुकवाने, बिना अधिप्रमाणन के उक्त विज्ञापन संदेश प्रसारित कर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अवहेलना करने का स्पष्टीकरण देने को कहा है। इस नोटिस के बाद अधिवक्ता सूर्य प्रताप सिंह राजावत ने चुनाव आयोग राजस्थान से मांग की है कि रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस के उपयोग में लिए जाने वाले फोन और उपकरणों को भी जब्त किया जाए और 8587070707 नंबर को कांग्रेस के विज्ञापन में नहीं अंकित किए जाने के आदेश पारित करें। चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी कांग्रेस की किस्मत तो नहीं बदल सके, लेकिन हर बार उनकी जुबान कुछ ऐसा नया बोलती रही जो आखिरकार कांग्रेस के लिए पनौती साबित होता रहा। वर्ल्ड कप क्रिकेट को लेकर सियासत कांग्रेस ने शुरू की। प्रियंका वाड्रा ने पहले कहा, चूंकि फाइनल इंदिरा गांधी के जन्मदिन हो रहा है इसलिए भारत जरूर जीतेगा, लेकिन भारत फाइनल में हार गया। तो जिसे राहुल गांधी पनौती बता रहे हैं वह तो इंदिरा गांधी हुई। बीजेपी के किसी नेता ने ये नहीं कहा था चूंकि पीएम मोदी मैच देखने जा रहे हैं इसलिए भारत की जीत पक्की है। मतलब कि राहुल गांधी की पनौती लौटकर कांग्रेस के पास पहुंच गई और बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे गई। बड़ी बात यह कि राहुल गांधी की तरह कांग्रेस भी निकली और उसने राहुल गांधी के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसमें राहुल रैली में लोगों से बात करते हुए कहते हैं कि हमारे लड़के मैच जीत रहे थे लेकिन एक पनौती की वजह से मैच हार गए। कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से राहुल के बयान को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसके बैकग्राउंड में राहुल गांधी पनौती बोल रहे हैं और स्क्रीन पर स्टेडियम में बैठे नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। राहुल के विवादित बयान को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये अशोभनीय है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो देश की जनता उन्हें जवाब देगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जो खुद को कई बार ये कहकर पनौती बता चुके हैं कि मेरी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो जाता है, उन्होंने कहा कि पनौती शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य या बुरी खबर लाता है, इसलिए इसे नकारात्मक शब्द भी कहते हैं। मौत का सौदागर कहने वाली सोनिया गांधी किसी वक्त कांग्रेस के लिए पनौती साबित हो चुकी हैं। पीएम मोदी को चाय वाला कहकर 2014 में कांग्रेस के लिए मणिशंकर अय्यर पनौती बन गए, तो चौकीदार चोर है कहकर राहुल गांधी कांग्रेस के लिए 2019 में पनौती ही साबित हुए। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से भारत के हारने के बाद बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने प्रियंका गांधी वाड्रा का वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में मालवीय ने लिखा कि इंदिरा गांधी को अब लोग पनौती बोलेंगे। दरअसल एक रैली में प्रियंका गांधी ने कहा था कि विश्व कप का मैच इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर हो रहा है, इसलिए इस मैच में भारतीय टीम को जीत मिलेगी। इसके बाद कांग्रेस के समर्थकों ने पनौती हैशटैग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया। The report is of India.